चलिए शुरू करते हैं बच्चे। तो कल हम लोगों ने एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है ये हमने डिस्कवर कर लिया था। एक्चुअली हमने नहीं, उसने डिस्कवर किया था, बट हमने पता कर लिया था। ओके, तो एक बार एट ए ग्लांस फटाफट बातें नहीं, फटाफट बच्चे पहले से आपसे शुरू करते हैं कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। सर जो सारे पार्टिकल होता है वो 99.86% सर अनडेविएटेड निकलता है। ठीक है, और सर पार्टिकल की कौन सी वो होती है सर मिलियन में सर 1 मिलियन में से 1 पार्टिकल सर बाउंस बैक करता है सर, मान लिया। और सर आप बताओ मुकेश। 99.86% पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास होते हैं। उसके अलावा बच्चे उसके अलावा सर एक 0.14% जो होते हैं वो 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएट करते हैं। और 188,000 आप जो बोल रहे हो सब सही है। तो बच्चे उसके आपने 3-4 ऑब्जर्वेशन देखी थी और उसके बाद से रिजल्ट आपको बताया मैंने। रिजल्ट में सबसे पहला पॉइंट ये था कि मेजॉरिटी स्पेस जो है एटम की वो खाली है, भरे नहीं, वो खाली है, एटम खाली है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एटम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सेंटर के ऊपर सारा का सारा चार्ज जो है वो कंसंट्रेट हो गया है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डेंस है, यानी कोई बहुत ही कम एरिया के अंदर, बहुत ही कम वॉल्यूम के अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि चार्ज बहुत सारा कंसंट्रेट हुआ पड़ा है, जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इस बात का प्रूफ कहाँ से मिलता है हमको? ऑब्जर्वेशन से मिलता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने रिजल्ट को तैयार किया, ठीक है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम रिजल्ट डिफाइन कर देते हैं। ओके, चौथा पॉइंट क्या था? चौथा नहीं, थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस बहुत छोटा है और बहुत डेंस है ना। और चौथा पॉइंट ये था बच्चे कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट होने के लिए क्या चाहिए? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रही हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से मिलती है बच्चे? वो हमें कूलम्ब लॉ से मिल जाती है कि न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा और उसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहा होगा गोल गोल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा हमने कल स्टडी किया था, ठीक है। तो आज हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल। अभी फेलियर नहीं, अभी लिखना है फेलियर नहीं बच्चे, अभी इसका है हमारे पास में इम्पैक्ट पैरामीटर, नोट करो, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम R0 लिखते हैं यहाँ पे, R0। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है बच्चे, यहीं से साइज ऑफ न्यूक्लियस का पता लगेगा। और देखते हैं इसको। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, इसकी स्टडी पहले कर लेते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट पैरामीटर का जो सिंबल बच्चे बनाया था रदरफोर्ड ने, इट वाज बी सिंबल यूज किया। तो देखो आपके पास में ये न्यूक्लियस है, ओके। और इस न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या है बच्चे? ये पॉजिटिव चार्ज है पूरे न्यूक्लियस के ऊपर, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर। और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज कितना है? मैं बोल देता हूँ इसको, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज प्लस ZE। ये है हमारा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। Z मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर ये गोल्ड का न्यूक्लियस है तो यहाँ पे चार्ज कितना बनना चाहिए? 79E बनना चाहिए, क्योंकि आपको इतना पता होगा यार कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट के अंदर उतना ही सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बिकॉज एटम जो होता है वो होता है न्यूट्रल। एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए।
तो नेगेटिव चार्ज कौन बना रहा है? इलेक्ट्रॉन बना रहा है, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के सेंटर पे होना चाहिए, जो कि जनरली किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। ये बाद में बताया गया। ओके, तो न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ पे कितना है? Z टाइम्स E। जितना इसका नंबर होगा एटॉमिक, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे E को, यू विल गेट द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। सिंपल। जैसे कि हीलियम का न्यूक्लियस चार्ज कितना होगा? 2E होगा, ठीक है। लिथियम का न्यूक्लियस चार्ज कितना होगा? 3 होगा। इस तरह से हम न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन कर देते हैं। Z इंटू E मैंने एक कॉमन सिंबल यूज कर दिया, क्योंकि आपको मैं बाद में बताऊंगा बच्चे बोहर थ्योरी, जो कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड होती है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो पहले इसको देख लेते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। देखो, ये हो गया बच्चे सेंट्रल एक्सिस, जो कि न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ मैंने ज्वाइन कर दी। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस जो कि न्यूक्लियस के सेंटर पे जाके मीट कर रही है। और यहाँ पे बच्चे अल्फा पार्टिकल ये बाकी आ रहा है। दिस इज अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है। अब ये अल्फा पार्टिकल, यहाँ भी अल्फा पार्टिकल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, है ना? समझ पा रहे हो? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल होंगे। तो जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से निकलेंगे बच्चे, वो अल्फा पार्टिकल, जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, ये यहाँ निकलेगा तो ये ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो है और पास गया तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये वाला जो कि बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इट विल बी सफरिंग द हेड ऑन कोलिजन। हमने 11th में वो कोलिजन पढ़ी थी, हेड ऑन कोलिजन, साइडवेज कोलिजन। जब हेड ऑन कोलिजन होगा मतलब कि हेड टू हेड कोलिजन हो रही है, तो ऐसे केस में अल्फा पार्टिकल मतलब +2 चार्ज, है ना? +2 चार्ज ये इस पे टकराया न्यूक्लियस के साथ में, तो न्यूक्लियस ने इसको क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को फिजिकली टच तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पास। और जब मैक्सिमम न्यूक्लियस के पास पहुंचा तो उसको हमने बोल दिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। किसको अप्रोच करना है? न्यूक्लियस को अप्रोच करना है। तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कितना मिनिमम क्लोज जा पा रहा है, सॉरी मैक्सिमम कितना क्लोज जा पा रहा है, उससे हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस को एस्टिमेट करेंगे। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है बच्चे? इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब होगा ऐसा पैरामीटर जो कि अल्फा पार्टिकल के इंपैक्ट को स्टडी करे, कि अल्फा पार्टिकल पर इंपैक्ट कितना पड़ रहा है। जैसे कि आप पास में तो आप पे इंपैक्ट ज्यादा है, आप दूर हो तो आप पे इंपैक्ट कम है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी बचे इस डायरेक्शन में, ये इसका वेलोसिटी है। और जब ये अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के जितना ये क्लोज जाएगा बच्चे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यूक्लियस इसको उठा के डिफ्लेक्ट कर दे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ मान लेते हैं जो कि न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो वो बच्चे ऐसे निकल जाएगा, उस पर कोई डिफ्लेक्शन वगैरह होनी नहीं है, उस पर कोई न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जितना पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर होगा उतना पार्टिकल कम से कम डिफ्लेक्ट होगा। तो हमने क्या देखा बच्चे? मेजॉरिटी पार्टिकल्स ऐसे भाग गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कहीं पे जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो बहुत थोड़ी जगह में है, कनेक्ट हो रहा है। तो बहुत थोड़ी जगह में यहाँ पे चार्ज जो है वो कंसेंट्रेट है, भरा पड़ा हुआ है, बहुत थोड़ी जगह के अंदर। तभी तो सारे पार्टिकल, मेजॉरिटी पार्टिकल बिना डेविएट हुए निकल गए, समझ आए? इस तरह से उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन को देखा और रिजल्ट बनाया। तो ये अल्फा पार्टिकल है बच्चे, जो कि यहाँ पे ना बहुत दूर है ना बहुत पास है। तो ये यहाँ से निकला बच्चे, और ऐसा देखा गया कि ये पार्टिकल ऐसे डेविएट हो गया, ये इसमें डेविएशन आ गई, मतलब कि इसको जाना ये था और ये इसमें डेविएशन आ गई, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको, अपने रास्ते से भटक गया, ऐसे पार्टिकल चले गया, डिफ्लेक्शन हो गई। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, मैं वो डिफाइन करता हूँ। ये जो अल्फा पार्टिकल है बच्चे, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान से सुनना, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी थी पार्टिकल की, ये वेलोसिटी थी, पार्टिकल ये जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जाते जाते पार्टिकल ऊपर चले गए, यानी इसका वेलोसिटी वेक्टर अब इधर बन गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। जब कोई पाथ से कर्व हो जाए तो हम वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। अगर ये मोशन ऐसे हो रहा हो तो सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे पार्टिकल ये जा रहा था, बट उधर डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इसको vi बोल देते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसका स्टेटमेंट बच्चे लिखता हूं मैं इम्पैक्ट पैरामीटर का कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द central axis passing through the nucleus center, nucleus center ये है। मैं बोल देता हूं इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर है, सिंपल है। अब रदरफोर्ड ने इसका बच्चे एक फॉर्मूला बनाया था, तो क्या फॉर्मूला बनाया था मैं आपको बता देता हूं। वो फॉर्मूला था बच्चे, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है इस लेवल पे, तो फॉर्मूला बनाया था उन्होंने। फॉर्मूला क्या था, इट वाज k z स्क्वायर cot थीटा बाय 2 इनटू डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यू बेटर अंडरस्टैंड। ये हमने फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला बनाया था। कैसे बनाया था, वो इसकी थ्योरी का पार्ट है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें बच्चे ये फॉर्मूला को एनालाइज करना है कि जो b है वो इस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या थीटा जो है b पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप। थीटा जो है वो b पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इस पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को बिल्कुल यहां जितना मैं क्लोज लेकर आऊंगा, व्हाट विल हैपन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना बढ़ता जाएगा। जितना पार्टिकल यहां पास में आएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखो, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, यस और नो। और जब बिल्कुल सेंटर पे आ गए तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। यानी कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन b इज इक्वल टू 0, यानी इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, यानी कि पार्टिकल ये जा रहा था, ये जा रहा था और ऐसे आ गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये था और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बैकवर्ड हो गया, ऐसे। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डिस्टेंस कहां से, सेंट्रल एक्सिस है, तो सेंट्रल एक्सिस तो यही है, तो कितना हो गया b का वैल्यू, 0। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। सर ये काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, रदरफोर्ड को पूछना पड़ेगा। कि क्या है? एनी आइडिया किसी के पास? ना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। पार्टिकल मोशन में हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, हम वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का जो है वो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, यानी कि पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है। अगर पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है या स्पीड है तो इसके पास में मुझसे काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर। ये वही एनर्जी है जो पार्टिकल के पास पहले से थी। और कितनी एनर्जी थी पार्टिकल के पास में, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी का, अच्छा रेंज बताई थी मैंने आपको, 5.5 से 7 तक, उस रेंज के बीच में एक्सपेरिमेंट किया गया था। बट मैं आपको जो डाटा बताऊंगा बच्चे वो खाली इसके लिए बताऊंगा, अदरवाइज एक रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। कितनी काइनेटिक एनर्जी वाला जो है वो कितना मैक्सिमम क्लोज जा पाएगा, भाई एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना मैक्सिमम क्लोज जा पाएगा, इतना समझ लो बात को। तो एक रेंज ऑफ एनर्जी के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बच्चे बी तो इस पर डिपेंड कर ही गया, क्योंकि डेफिनेशन में यही कह रहा है वो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, तो वेलोसिटी है तो एनर्जी तो होगी उसके पास में, काइनेटिक एनर्जी तो है ही, यस और नो। अब इसको कंट्रोल कहां से कर रहे हैं हम लोग, इसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, जो हम लोगों ने डेड कैविटी का रखी थी उसके अंदर जो सोर्स रखा था बिस्मथ, वो बिस्मथ सोर्स जो रेडिएशन निकाल रहा है, वो रेडिएशन जो निकाल रहा है अल्फा बीटा गामा, ठीक है,
उन रेडिएशंस में जो अल्फा पार्टिकल निकले हुए हैं उनकी जो एनर्जी है वो वेरिएबल है, कईयों की एनर्जी ज्यादा है, कईयों की कम है। तो हमने रदरफोर्ड ने वो पार्टिकल्स उठाए जिनकी जो एनर्जी थी वो 5.5 से लेकर इसके बीच में लाई करी थी। उनका एक्सपेरिमेंटेशन जो है इसके लिए हुआ था। देखो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, मैं तो आपको सिर्फ ना कंक्लूसिव एलिमेंट दे रहा हूँ, अदरवाइज रदरफोर्ड की पूरी जिंदगी की मेहनत थी, 30 या 35 इयर्स की उसकी थ्योरी थी। आप जब आगे बढ़ोगे रिसर्च वगैरह में जाओगे तो एटम के ऊपर पूरी की पूरी बुक पड़ी हुई है, एटॉमिक फिजिक्स एक ब्रांच ही अलग बनी हुई है। अभी आप खाली एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हो, खाली रिजल्ट स्टडी कर रहे हो। रिजल्ट तो देखा तुमने अभी, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट, इसके पीछे रिसर्च कितनी बार वो कम से कम हजारों बार फेल हुआ होगा, उसने क्या कुछ नहीं एक्सपेरिमेंट में किया होगा, कितनी तरह के पार्टिकल, जरूरी थोड़ी गोल्ड पार्टिकल पे किया, उसने हजारों बहुत सारे एलिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, अलग अलग फॉइल्स लगा के, एल्यूमिनियम पे किया होगा, कॉपर पे किया होगा। गोल्ड सबसे सूटेबल इसलिए था बिकॉज गोल्ड हैवी है एज कंपेयर टू कॉपर और एल्यूमिनियम। और सिंगल, मैंने आपको बताया कि उसमें एक सिंगल लेयर ऑफ एटम्स होनी चाहिए, बताया था। उसका पर्पस क्या पता है? व्हाई डू वी सेलेक्ट, नहीं, व्हाई डू वी सेलेक्ट द प्रॉपर थिकनेस ऑफ द फॉइल 10⁻⁻7 मीटर ही क्यों? व्हाई नॉट लिटिल बिट थिक प्लेट? या यू टेल मी, कुछ तो आइडिया बताओ, ये तुम पढ़ के आए हो केमिस्ट्री के अंदर, समझ तो आ रहा है? वो इसलिए होता है, कोई बोलना चाहेगा उस चीज के बारे में? नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाएंगे तो न्यूक्लियस भी इंक्रीज हो जाएंगे। पहले लाइन सही बोले, नंबर ऑफ एटम जब बढ़ेंगे तो मल्टीपल स्कैटरिंग के चांसेस हो जाएंगे, मल्टीपल स्कैटरिंग। तो आपने बोला था सिर्फ एक लेयर ऑफ एटम्स, अगर 2 लेयर्स हो जाएंगे तो 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे उसके। बिल्कुल हो जाएंगे बच्चे, न्यूक्लियस तो वैसे भी बहुत है, मतलब एक शीट है इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बट अगर हम इसके पीछे भी एटम्स को काउंट करें या आगे भी काउंट करें तो स्कैटरिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और रैंडम स्कैटरिंग हो जाएगी, उसमें रिजल्ट को एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिंगल लेयर ऑफ एटम रखी गई है, एक प्लेन में रखी गई है, 3 डायमेंशन में रखा गया। पर्पस ये था, जब 3 डायमेंशन में होगा स्कैटरिंग भी 3 डायमेंशन में जाएगी, ठीक है? ऐसे थोड़ी ना यार, तुम थोड़ी 2 लाइनें पढ़ के बोलते हो रदरफोर्ड की थ्योरी आ गई, मैं ऐसा थोड़ी ना है, बहुत कुछ है इसके अंदर। आगे चलें। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नोट करो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। थोड़ा बच्चे में स्पीड में चलो, है थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ओके? जहां क्वेश्चन जेन्युइन होगा वही पूछना, जहां पे ऐसे ही होगा तो, बट मुझे कैसे पता लगेगा? तो आप पूछ ही लेना क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा है, तभी पता लगेगा, कितने पता लगेगा, है ना? देखो ये है बच्चे हमारे पास में न्यूक्लियस, इतना बड़ा बना है, इतना बड़ा होता नहीं है, आपको दिखे इसलिए बना है। इस पे चार्ज है Ze, ठीक है? और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ओके? अब ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, फिर से बोल रहा हूं, तो Z की वैल्यू यहाँ पे 79 बन जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है बच्चे, ये इसका सेंटर हो गया, सेंट्रल एक्सिस, ओके? और ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ये आ रहा था, और इसकी एनर्जी कितनी थी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी से अल्फा पार्टिकल भागता हुआ इसके पास आ रहा था। जब ये पार्टिकल आ रहा था बच्चे, तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, आप इसको ऐसे एनालाइज करो कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बजाय यहाँ पे एक चार्ज आ रहा है जिसके ऊपर वैल्यू कितनी है? +2 ये वैल्यू है। आप इसको ऐसे एनालाइज करो कि एक चार्ज ये Q1 और एक चार्ज ये Q2, कूलम्ब्स लॉ एनालाइज करो। ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव कुछ भी मान लो, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये इसके पास से आ रहा है। अब यहाँ पे अपने पास में कंडीशन है कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इनके बीच में क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है, यानी कि इसके पास में यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ये इसके पास में जाएगा तो इसने इसको रिपेल करना,
पॉजिटिव चार्ज इसके क्लोज जाना चाहेगा तो ये रिपेल करेगा। तो मैं बोल देता हूँ कि इसकी एनर्जी इतनी की है कि यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, इसके बिल्कुल क्लोज पहुंच गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्लोज पहुंच गया। शायद मैंने थोड़ा स्पेसिंग कर दिया, अदरवाइज बिल्कुल क्लोज पहुंच गया, टच नहीं किया बट बिल्कुल क्लोज पहुंच गया। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चे, ये सेंटर तक, इसी को हम बोल रहे हैं आर नॉट। और ये जो है इसका रेडियस है न्यूक्लियस का आर। तो आर जो है यहाँ पे सुनो ध्यान से, आर जो है वो बेसिकली क्या हो गया, आर नॉट के लमसम बराबर ही है। आर नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि वो कितना क्लोज जा पा रहा है। समझे? नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात है, किसी को ना समझ में आया तो बता दो मुझे, कि हर तरह के प्राणी बैठे हैं यहाँ पे। यस, पता लग गया कि कितना क्लोज जा पा रहा है। तो जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना मैक्सिमम क्लोज वो जा पाएगा। समझ में आया कि वो एक्सपेरिमेंट इस रेंज में क्यों करा गया है? क्योंकि जो 7.7 वाला अल्फा पार्टिकल होगा उसके लिए आर नॉट की वैल्यू और छोटी होगी, वो और पास जा पाएगा। तो एक यहाँ पे बच्चे 5.5 के लिए, फिर 5.8 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 6.2 के लिए एक तरह का डाटा बनाया गया। जैसे आप वो एक्सपेरिमेंट करते हो लैब के अंदर, जैसे वो ओम्स लॉ वाला करते हो ना, कि V1 V2 के लिए इतना करंट, इतना V3 के लिए इतना करंट, फिर एक जनरल रिजल्ट निकालते हैं एवरेज। ऐसे ही इन्होंने भी एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया, एवरेज वैल्यू ऑफ आर। पहले आर नॉट 1 निकाला होगा 5.5 से, फिर आर नॉट 2 निकाला होगा, फिर आर नॉट 3 निकाला होगा अगले पार्टिकल के साथ, और फिर एक एवरेज वैल्यू निकाली। और वो एवरेज वैल्यू आपको पढ़ाई जाती है बुक्स के अंदर 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जिसको मैंने बोला था 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर। तो यहाँ पे जस्टिफाई होता है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये आर नॉट क्या है, मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। अब जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बन गई होगी 0, इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई होगी 0, और वो सारी की सारी एनर्जी जो है बच्चे किसमें कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी को याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? इट वाज K Q1 Q2 बाय कैपेसिटर से जस्ट पहले फ्लैशबैक जाओ, K Q1 Q2 बाय R। और यहां जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वी कीप द चार्जेस विद देयर साइन। जो चार्जेस का साइन होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के केस में। बट जब हम फील्ड या फिर फोर्स की बात करते हैं तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते थे, है ना? क्लियर है? तो बच्चे इसकी एनर्जी वहां पे जाके क्या हो गई, सारी की सारी बन गई पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए बच्चे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगा दे बच्चे इसको, तो ये क्या कहता है, 1/2 mv² इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू व्हाट, K Q1 Q2 बाय R², सॉरी R। Q1 कितना बचे, Q1 इज 2E एंड दूसरा Q2 कितना है, ZE, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, R0। क्लियर? और R0 यहाँ पे क्या है, R0 इज माय क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ओके, R0 को R से रिप्लेस कर सकते हैं ना? R0 को R से रिप्लेस कर तो ये बना अपने पास। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू K into 2K ZE² बाय R0। क्लियर है? ये बना, बोलो व्हाट इज K हियर? हम द कांस्टेंट है 1/4 ये तो बताओ कूलम लॉ है, ये बना अपने पास। अब बच्चे यहां से क्या मैं R0 की वैल्यू निकाल सकता हूं? यस आई कैन। तो R0 इज इक्वल टू 2K ZE² बाय 1/2 mv², या सिंपली इसको लिख सकते हो 2K ZE² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो अब
as per experimental data बच्चे काइनेटिक एनर्जी वाज 5.5 MeV और इसको बच्चे हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 10 की पावर माइनस 13 जूल होगा। 1 मेगा है, मेगा, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना 1 MeV ये होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 13 जूल। याद आ रहा है? सिंपल अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज व्हाट माइनस 19 होता था। मेगा मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या कुछ लोग उसको मिलियन भी बोल सकते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6, 10 लाख। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब k आपको पता है बच्चे, k कितना होगा यहाँ पे? k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और z की वैल्यू कितनी है गोल्ड एटम के लिए? 79। लग रहा है पता? गोल्ड के लिए 79 एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अभी तो वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा आफ्टर पुटिंग वैल्यूज को बच्चों पुट करने के बाद में जो रिजल्ट आया था आर नॉट का, एक बाद मैं सीधा रिजल्ट लिखूं? कैलकुलेटर तुम कर लोगे यार, यस और नो? तो ये आता है आपके पास में वैल्यू 41.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये वैल्यू आया था, ये वैल्यू आया था और इसी को हम बोल देते हैं 41.3 फर्मी FM। फर्मी। और बच्चे 1 फर्मी जो होता है हमारा वो होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, जो कि क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो गोल्ड का न्यूक्लियस जो है बच्चे 41.3 फर्मी है, इतना साइज है, यानी बड़ा न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस इससे थोड़ा छोटा होगा, बट उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये 10 की पावर है, +1 बड़ा होगा, +1 बड़ा है यार उसमें फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में, एरस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर माइनस 15। ऑर्डर मतलब कि जैसे कि कोई दो आपके पास में मतलब वैल्यूज हैं, उनको तुम्हें कंपेयर करना है। जैसे कि ये वैल्यू है, ठीक है, और एक वैल्यू तुम्हारे पास में है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो तुम्हें कंपेयर करना है। तो तुम बोलोगे कि 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 10, तो माइनस 15 वाला छोटा है। तो पावर की बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं बड़ी बड़ी रकमों को या नंबर्स को या डिजिट्स को। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड है। ओके, क्लियर है? तो ये बच्चे एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से निकला था। तो न्यूक्लियस का साइज है ये बच्चे, साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। तो ऑन एन एवरेज उन्होंने बहुत सारे बच्चे एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड के ऊपर किया, एल्यूमिनियम के लिए किया, कॉपर के लिए किया। तो ऑन एन एवरेज उन्होंने जो न्यूक्लियस का साइज बताया वो बताया बच्चे 1 फेम्टोमीटर के आसपास, छोटे, बड़े और एवरेज। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको यहां पे लिख लो एवरेज, ये है बच्चे 10 की पावर माइनस 15 मीटर, एवरेज साइज। और एवरेज साइज ऑफ एटम क्या होता है? 10 की पावर माइनस 10 विच इज कॉल्ड 1 एंगस्ट्रॉम। पढ़ा होगा ये सब चीज। तो ये थ्योरी थी बच्चे, ऐसे ये चीजें डिस्कवर हुई। मैंने आपको बता दिया आधे घंटे के अंदर, बट उनकी लाइफ निकल गई इसमें, 30 साल निकल गए और उसके बाद उनको नोबेल मिला था। तो पूरी लाइफ की रिसर्च होती है बंदों की, पता नहीं कितने बार वो लोग फेल हुए हो गए। पता है आपको एडिसन ने जो बल्ब बनाया था वो 10,000 बार फेल हुआ था, तब जाके उसका बल्ब जला था। ओके, तो रियलिटी है, मतलब कि सक्सेस के पीछे बहुत बड़ी मतलब टेल ऑफ फेलियर होती है। लेकिन जहां जो रुक गया ना फेलियर पे, फिर वो काम नहीं कर पाता है। तो फेलियर के आगे चलते रहना, सक्सेस मिलती है। ओके, तो ये बच्चे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड की थ्योरी फेल क्यों हुई, मेहनत पानी कैसे चला। ओके, तो रदरफोर्ड का फेलियर उसको देख लेते हैं।
फिर चलेंगे नील बोहर की तरफ। तो नील बोहर उसके रदरफोर्ड के फेलियर को सही करते हैं। ओके, राइट डाउन। राइट डाउन बच्चे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यहां से लिख लो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बच्चे नई चीजें नहीं बता रहा हूं, ये आपने पढ़ रखी हुई है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगा बच्चे वो जरूर आपको नया लगेगा, नई चीजें। बट जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो या जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, चीजें वही है, तरीका थोड़ा सा समझने का समझाने का अलग होगा। पहला पॉइंट क्या था, एटम की स्टेबिलिटी इशू आया। एटम की स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी इशू लिख सकते हो आप, स्टेबिलिटी इशू ऑफ एटम। कैसे, देखो यहां बच्चे न्यूक्लियस है और यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा हमें बताया गया है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम लोग क्लासिकल थ्योरी की बात करें, जो कि मैक्सवेल की थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली, तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बच्चे, जो कि क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी बच्चे दो तरह की थ्योरी चलती है, एक होती है क्लासिकल और एक होती है क्वांटम। क्वांटम में क्या देखते हैं हम लोग कि बहुत माइन्यूट पार्टिकल के साथ में डील करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। और क्लासिकल थ्योरीज में ये बड़े बड़े प्लैनेट के साथ डील करते थे, जैसे कि वो हेवनली बॉडीज, क्या था केप्लर्स लॉज, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें बड़ी बड़ी बॉडीज के साथ डील करते हैं। तो वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है। और जो मैक्सवेल की थ्योरी थी बच्चे, वो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी है। तो इसके हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करे, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करे तो इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMJ बनाता है, याद आ रहा है। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वी ऑल अंडरस्टैंड। चार्ज पार्टिकल अगर रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वही चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो बनाता है मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशन। और अगर वही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, यानी उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो वो बनाता है एनर्जी, एनर्जी रेडिएट करना चालू करेगा, समझे। ऐसा देखा गया। यार ऐसे मत बोलो, आपको मैंने आपके एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है जैसे आपने कभी पढ़े नहीं चीजें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट 5 के अंदर बड़ी डिटेल में बताया था यार, कैसे एनर्जी रेडिएट होती है, ये सब बताया था। क्लासेस नहीं लगाए होंगे तो बच्चे फिर ऐसे रिएक्शन आता है। तो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या रेडिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कि एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी रेडिएट करेगा। तो यहाँ पे बच्चे रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना। जब ये घूमेगा बच्चे तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, समझे। इसको V1, इसको V2, इसको V3, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है। डॉक्टर बना लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ये है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, है ना, ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चे? V जो है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है भाई, इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेट हो रहा है, बिकॉज़ एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चे? dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज मतलब हो रहा है एक्सेलरेट, और अगर एक्सेलरेट होता है तो बच्चे मैक्सवेल की जो थ्योरी है उसके हिसाब से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। और जब ये रेडिएशन एमिट करेगा
ठीक है, अब इसने रेडिएशन एमिट करनी चालू कर दी, ये एमिशन हो गया, एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये शुरू हो गया। अब जब इसने अपने एमिशन कर दी तो इसके पास एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी घटेगी नहीं घटेगी? भाई मैं भागते जा रहा हूँ और मेरी एनर्जी कम हो रही है, तो व्हाट विल हैपन? वन डे आई विल फॉल, गिर जाऊंगा मैं। तो बच्चे इसका एनर्जी कम हुआ तो इसका जो पाथ है बच्चे वो अपने पाथ से थोड़ा सा भटक गया और ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी कंटिन्यूसली कम होता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा, घूम जा रहा है घूम जा रहा है घूम जा रहा है, एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, तो व्हाट विल हैपन? ये स्पाइरल करेगा, स्पाइरल जलेबी की तरह ऐसे स्पाइरल करेगा, एंड आफ्टर स्पाइरलिंग इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम, बट इट नेवर हैपेंस, क्योंकि एटम स्टेबल है, एटम स्टेबल है। तो रदरफोर्ड कहीं ना कहीं पे गलत है, लगा पता? नोट कर लो। तो आप यहां पे लिखोगे बच्चे, राइट डाउन कि एज पर, राइट डाउन बोलता हूं आपको, एज पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, as per classical theory of electromagnetism, while revolving electron must radiate energy, electron must radiate energy and should spiral inward, and should spiral inward, and should spiral inward and eventually fall into the nucleus, and eventually fall into the nucleus, fall into the nucleus, which causes collapse of an atom, which causes collapse of an atom, जो कि एटम का कोलैप्स हो जाना चाहिए, causes collapse of an atom, but it never happens, ठीक है? So he failed, so ये फेल हो गया, ठीक है? ये हो गया बच्चे, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको आना चाहिए, ठीक है? दूसरा ड्रॉबैक क्या था इसका? दूसरा ड्रॉबैक, सेकेंड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, a continuous spectrum should be there, but what actually observed is a discrete spectrum. अब ये लाइन नहीं समझ में आएगी कि ये क्या लिखा है, ठीक है? तो क्या आप लोगों ने बच्चे स्पेक्ट्रम के बारे में सुना हुआ है? बैंड ऑफ कलर का जानते हैं आप लोग? क्लासिकल थ्योरी जो कि रदरफोर्ड की थी बच्चे, वो कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मानते हो इस बात को? तो वो जब लूज करेगा अपनी एनर्जी, तो वो हर फ्रीक्वेंसी का एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि ये बच्चे कंटिन्यूअस पाथ बन रहा है, ये कंटिन्यूअस पाथ है, कंटिन्यूअस पाथ मतलब कि एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करे जा रहा है, यानी कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है। जब एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है तो E इज इक्वल टू hc/λ होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मतलब कि अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो कंटिन्यूअस वेवलेंथ बननी चाहिए, यानी कंटिन्यूअस वेवलेंथ एमिट होनी चाहिए।
यानी कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, लैम्डा मतलब कलर, वेवलेंथ मतलब कलर। रेड लाइट का वेवलेंथ अलग है, वायलेट का अलग है, इंडिगो का अलग है, सबका कलर अलग अलग है। अल्ट्रावायलेट का अलग है, रेडियो वेव का अलग है, माइक्रोवेव का अलग है। पढ़िए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, 7 वेव्स फॉर देयर, एक्स-रे का अलग है, गामा का अलग है। याद है? तो लैम्डा मतलब कलर, लैम्डा मतलब कलर। तो ये जब कंटिन्यूअसली बच्चे स्पाइरल करेगा तो इट हैज टू एमिट, इट शुड एमिट वेव ऑफ कंटिन्यूअस वेवलेंथ। मतलब कि जैसे लैम्डा है 400 नैनोमीटर मान लो, और ये स्पाइरल करना चालू किया, यहाँ पे लैम्डा कितनी है 400 नैनोमीटर है। तो स्पाइरल इन्वर्ट किया बच्चे, तो उसके बाद में लैम्डा 1 बनी 400.1 एंड सो ऑन, फिर बनी 400.12 एंड सो ऑन, फिर 400.123 एंड सो ऑन। कंटिन्यूटी आ रही है। जैसे साइन ग्राफ पढ़ते हैं ना, एक कंटिन्यूअस ग्राफ है ये y और ये x, तो y जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। यानी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ 2, 3, 4, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रही है। और एक पढ़ते हो डिस्क्रीट ग्राफ। डिस्क्रीट ग्राफ में क्या होता है कि ये आपने फंक्शन कोई बनाया, सॉरी मैथ में पढ़ाने लग गया आपको, ये कोई फंक्शन है बच्चे, ठीक है, और आपके पास में ये स्टेट आई, एक स्टेट ये आई, उसके बाद में एक स्टेट ये आ गई। मतलब कि ये 0, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, यानी कि 0 और 1 के बीच में ये वैल्यूज आ रही है, क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद में 1 और 2 के बीच में सीधा क्या हो गया, वैल्यू ये चली गई। जैसे यार तुम पौड़ियां चढ़ते हो घर के अंदर, पहली पौड़ी, फिर दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी, चौथी पौड़ी, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेप्स, डिस्क्रीटनेस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब तुम पहली और दूसरी के बीच में कहीं पैर तो रखोगे नहीं, है ना। तो 1 और 2, 1 मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट लेवल्स, डिस्क्रीट स्टेप्स। यानी देयर इज नथिंग बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं है। पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। बट अगर क्वांटिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3 मिनिमम स्केल की बात कर रहा हूँ, मतलब मेजर स्केल की बात कर रहा हूँ। मिनिमम तो 1.10 पता नहीं क्या कुछ होगा, समझ पा रहे हो। मतलब कि ऐसा जब होगा तो इनफाइनाइट वेवलेंथ बनेगी, इनफाइनाइट। 400 ये 0.1, फिर इसके बाद 2, 3, ऐसे कहाँ तक जाएगा, इमेजिन, इनफाइनाइट वेवलेंथ। इसका मतलब होता है बच्चे वायलेट कलर, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू वायलेट कलर। एक वायलेट कलर है, एक हल्का वायलेट है, और हल्का वायलेट है, और हल्का वायलेट है, और हल्का वायलेट है। कितना हल्का वायलेट हो सकता है, इमेजिन। इमेजिन रेड है, रेड में डार्क रेड है, फिर हल्का रेड है, फिर और हल्का, फिर और हल्का, समझ पा रहे हो। तो वो अलग अलग वेवलेंथ है। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, वेवलेंथ एमिट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बट होता क्या है, होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखता है अपने को, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, यानी कि सर्टेन वेवलेंथ नजर आती है। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चे। इसमें 2 तरह के स्पेक्ट्रम आते हैं, एक आता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, सपोज कर लो यू हैव ए, सपोज कर लो कि आपके पास में एक बच्चे एटॉमिक गैस है, यहाँ पे एक डिब्बा है, क्या ये डिब्बा है, और इस डिब्बे के अंदर क्या भरी हुई हमने, एटॉमिक गैस है हुई, दिस इज एटॉमिक गैस, एटॉमिक गैस है यहाँ पे, ओके। उस डिब्बे में एटॉमिक गैस है, तो हमने क्या किया बच्चे, इसको हमने दे दिया इलेक्ट्रिक करंट। क्या दे दिया मैंने इसको, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो इसके जो एटम्स थे उन एटम्स को झटका लगा, गैस के एटम्स को क्या लगा, झटका लगा। यहाँ हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, जो भी, ओके। तो यहाँ जो गैस भरी हुई है उसको मैंने लगाया करंट,
और जब मैंने करंट लगाया तो मैंने इसके सामने ना एक स्क्रीन रख दी। क्या रख दी मैंने? एक स्क्रीन रख दी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन कलर्स मुझे नजर आए। मान लो कि मैंने यहाँ पे ये कलर देखा, ये मान लो मैंने देखा वायलेट कलर, उसके बाद में यहाँ पे मुझे एक कलर नजर आया बच्चे, मान लेते ये रेड कलर नजर आया, रेड छोड़ो, ग्रीन, ग्रीन नजर आया मुझे। बाकी इसके अलावा सारे के सारे कलर क्या हो गए? मिस हो गए। विबग्योर होता है ना, विबग्योर मतलब कि मुझे वायलेट नजर आया और मुझे नजर आया ग्रीन, यानी कि ये मिस, ये मिस, ये मिस, ये मिस, ये मिस, बाकी कलर मिस हो गए। इसको बोलते हैं बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस एटॉमिक गैस के लिए ये स्पेक्ट्रम नजर आया स्क्रीन के ऊपर, यानी कि मुझे खाली वायलेट नजर आया और यहाँ पे ग्रीन नजर आया, बाकी सब मिस हो गया, बाकी सब क्या हो गया? मिस हो गया। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ऐसा नहीं यहाँ पे कि एक वायलेट है तो यहाँ पे दूसरा हल्का वायलेट है, फिर तीसरा हल्का वायलेट, फिर और हल्का वायलेट, ऐसा नहीं है। वायलेट मतलब वायलेट इसका एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। अगर ये 400 नैनोमीटर है तो 400 ही है, 400.1 नहीं है। मतलब there is no continuity. Are you getting what I am trying to say? Yes, sir. There is no continuity. There is discreteness. ग्रीन है तो ग्रीन के लिए 680 नैनोमीटर बनी है तो वही होगी, 680.5 नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हो गई है और असल में यही देखा गया। अब एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। अब बच्चे सेम यहाँ पे डिब्बा है, यहाँ पे असल में डिब्बा नहीं होता है, एक वैक्यूम चैम्बर होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में वैक्यूम चैम्बर होता है। उस वैक्यूम चैम्बर में हमने गैस भर दी। कौन सी गैस है बच्चे? सेम गैस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सेम गैस और यहां लगा दी मैंने स्क्रीन, यहां लगा दी मैंने स्क्रीन। तो सेम गैस, सारा सेटअप सेम है, बट यहां पे मैंने स्क्रीन लगा दी है। ओके, अब यहां एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चे। अब मैंने यहाँ पे क्या करनी है? व्हाइट लाइट को पास करना है। क्या पास किया मैंने यहाँ पे? व्हाइट लाइट। ये है व्हाइट लाइट, ध्यान देना। अब व्हाइट लाइट के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं सबको पता है, विबग्योर। तो जब मैंने व्हाइट लाइट को इससे पास किया, सेम एटॉमिक गैस है। अगर वो हीलियम गैस थी तो ये भी हीलियम है, अगर वो लिथियम थी तो ये भी लिथियम है। सॉरी टू से लिथियम, क्योंकि आप लोग यार केमिकल केमिस्ट्री वाले बच्चे हो, ठीक है। लिथियम के कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको हम नहीं बोल सकते। हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, या कोई और गैस, मतलब कोई भी गैस यहाँ पे है, जो उधर है वही इधर है। लाइट पास कर रहा है व्हाइट। यार देखा ये गया कि जहां पे वायलेट लाइट आ रही थी उसी जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? एक डार्क स्पॉट बन गया। और यहाँ पे जहां मेरे पास ग्रीन लाइट आ रही थी, यहाँ पे भी डार्क स्पॉट बन गया। यानी कि ये क्या हो गया? यहाँ पे मिसिंग, ये मिस हो गया। यानी वायलेट और ग्रीन क्या हो गया? मिस हो गया। बाकी के सारे आ जाएंगे इनके बीच। रेस्ट, हाँ जी, रेस्ट ऑल, प्रॉपर स्पेसिंग हुई। रेस्ट ऑल कलर्स वर विजिबल। कौन कौन से बचे? 5 बज के, यू अंडरस्टैंड। मतलब कि जो कलर वहां एमिट हुए, इस केस में वही कलर क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए। यानी यहाँ पे ये मिस हो गया। मतलब कि एक तरह की गैस के लिए ये एक तरह क्या हो गया? फिंगरप्रिंट हो गया। यानी कि जो स्पेक्ट्रम है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसको बोल देते हैं, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। स्पेक्ट्रा इज अ प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम। ये हो गया बच्चे फिंगरप्रिंट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर गैस, ए पर्टिकुलर गैस। ये है हीलियम को। अगर आपको स्टडी करना है, ये मैं आपको कोई झोले में भर के कोई गैस दे दूं आपको और बोलो कि भाई इसका एक्सपेरिमेंट करो और बताओ ये कौन सी गैस है, तो आपके पास में जैसे केमिस्ट्री लैब में वो करते हो ना यार, टेस्टिंग और रेडिकल्स वगैरह निकालते हो, तो लिटमस टेस्ट लगाते हो, ये फलाना टेस्ट लगाते हो, और फिर उसके बाद में अपनी जजमेंट पास करते हो कि भाई ये होगा, ये पॉसिबल है। ऐसे ही तुम्हें कोई गैस दे दी जाती है
तुम इसका ये टेस्ट करते हो, ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो अगर दोनों केस में सेम चीजें एक में अपीयर हुई एक में मिस हो गई, तो तुम बोलोगे कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो ये फलानी गैस हो सकती है। अलग-अलग गैसेस के अलग यस, different gases have different atomic spectra। इसीलिए तो बोला मैंने फिंगरप्रिंट है ये, टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर गैस। ये मैं आपको इतनी जल्दी बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी लिखी है बच्चे साइंटिस्टों में इसके पीछे। अभी आप पढ़ोगे लाइमन स्पेक्ट्रम, बार्मर स्पेक्ट्रम, वो सब वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डिटेल है। चलेंगे हम लोग वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बेसिकली, बाकी कल करते हैं।